chronic inflammation. Definition: inflammation of prolonged duration, जैसे वीक्स मंथ, in which inflammation, tissue destruction and attempts at repair occur at the same time. देखो इसमें क्या क्या होगा कि तुम्हारा इन्फ्लेमेशन जो होगा वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, जैसे वीक्स हो गया, मंथ्स हो गया. इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होगा और साथ में रिपेयर भी होगा. दैट अकर्स को एग्जिस्ट. तो ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ क्रॉनिक. क्या यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. अब देखो कॉजेज क्या है. मे फॉलो अक्यूट इन्फ्लेमेशन, हो सकता है ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन को फॉलो करे, या मे अराइज डी नेवो इन सम सर्कमस्टांसेस, मे डेवलप अलॉन्ग साइड अक्यूट इन्फ्लेमेशन. देखो साथ भी हो सकता है, उसके वजह से भी हो सकता है, या डी नोवो भी हो सकता है. ठीक है. इफ़ डैमेज इज़ टू सीवियर टू बी रिजॉल्व विद इन अ फ्यू डेज. अक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि कुछ दिन के लिए था, ठीक है, तो उसको प्रोलॉन्ग हो जाएगा. अक्यूट इन्फ्लेमेशन जब प्रोलॉन्ग हो जाता है तब होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. मे अराइज डी नोवो इन सम सर्कमस्टांसेस, यानी कि अगर सम ऑटो इम्यून कंडीशन, ऑर्गेनिज्म ऑफ लो वायलेंस एजेंट्स, ठीक है, मे डेवलप अलॉन्ग साइड अक्यूट इन्फ्लेमेशन इन सिवियर रिकरेंट परसिस्टेंट इरिटेशन. ठीक है. अब देखो फीचर: इनफिल्ट्रेशन विथ मोनोन्यूक्लियर सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, मास्ट सेल एंड प्लाज्मा सेल. टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. क्यों? induced by the products of inflammatory cells, repair and healing, involving new vessel proliferation and fibrosis. चलो याद करते हैं. इन्फिल्ट्रेशन विथ मोनोन्यूक्लियर सेल, ठीक है, तो ये कौन कौन सा है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल. टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में था डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर को एग्जिस्ट. टिश्यू डिस्ट्रक्शन induced by the products of inflammatory cell, repair and healing, involves new vessel proliferation and fibrosis. अब आगे बढ़ते हैं. सेल्स इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इंपॉर्टेंट जो है वो याद करेंगे. मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, जाइंट सेल, योसिनोफिल्स. तो याद रखना जो एमपी है वो जाइंट है और योसिनोफिल से चलता है. माने कोई गाड़ी योसिनोफिल, जैसे एक्सयूवी वैसे ही. तो देखो मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, जाइंट सेल और योसिनोफिल्स. ठीक है. अब जो मैक्रोफेजेस है ये किससे डिराइव होता है? मोनोसाइट से. ठीक है. ये फैगोसाइटोसिस कर सकता है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेब्रिस एंड बैक्टीरिया. अगर फैगोसाइटोसिस भी लिख दोगे तो हो जाएगा. ठीक है. प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू इम्यून सिस्टम. क्या करेगा? प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू इम्यून सिस्टम. कंट्रोल ऑफ अदर सेल बाय साइटोकाइन रिलीज और सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइंस. ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, ब्लड क्लॉटिंग, प्रोटीएसेस. देखिए प्लाज्मा डिराइव था तो उसमें क्या क्या था? फिब्रिन, क्लॉटिंग, ब्रैडिकाइनिन, ये वाला फैक्टर्स है. तो मैक्रोफेजेस का याद रखना है कि ये डिराइव किससे होता है? ब्लड मोनोसाइट से. इसमें क्या होगा? फैगोसाइटोसिस होगा या एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेब्रिस एंड बैक्टीरिया. इसमें क्या होगा? प्रोसेस करेगा और प्रेजेंट करेगा एंटीजन टू इम्यून सिस्टम. कंट्रोल क्या करेगा? सेल्स बाय साइटोकाइन रिलीज और सिंथेसिस भी करता है साइटोकाइन और अदर कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स. अब नेक्स्ट है मोनोन्यूक्लियर फैगोसिटिक सिस्टम. इसमें कफर सेल होते हैं, लैंगरहैंस होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, माइक्रोग्लिया. अब माइक्रोफेज एक्टिवेशन कैसे होगा? एमिग्रेशन ऑफ मोनोसाइट्स इनटू ईवीएस यानी एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू लार्जर टिश्यू दैट इज मैक्रोफेज. जो ट्रांसफॉर्म होगा मैक्रोफेज तो फिर उसके बाद क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस. तो इंक्रीज साइज, इंक्रीज लाइसोसोमल एंजाइम, मोर एक्टिव मेटाबॉलिज्म, ग्रेटर एबिलिटी टू फैगोसाइटोसाइज, सिक्रीशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस. ठीक है. और एंडोटॉक्सिन जो होता है नॉन इम्यून एक्टिवेशन और एक्टिवेटेड टी सेल. देखो क्या क्या कर तुम लिखोगे कि एमिग्रेशन ऑफ मोनोसाइट इनटू एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस. तो क्या हो जाएगा? मोनोसाइट जो होता है वो ट्रांसफॉर्म इनटू लार्ज द टिश्यू दैट इज माइक्रोफेज. ठीक है. ये एक्टिवेशन कैसे होगा? एंडोटॉक्सिन से होगा और आईएफएन गामा से होगा. ठीक है. जो एंडोटॉक्सिन है उससे एक्टिवेट होगा तो नॉन इम्यून एक्टिवेशन होगा और आईएफएन से होगा तो एक्टिवेटेड टी सेल होगा. ठीक है. जो एक्टिवेशन होगा तो क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा, लाइसोसोमल एंजाइम बढ़ जाएगा, मोर एक्टिव मेटाबॉलिज्म, ग्रेटर एबिलिटी टू फैगोसाइटोस, सिक्रीशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस. नाउ द प्रोडक्ट्स रिलीज बाय मैक्रोफेजेस. तो एंजाइम होगा, प्लाज्मा प्रोटीन, कोगुलेशन फैक्टर,
रिएक्टिव मेटाबोलाइट सब इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैक्रोफेजेस ऐसा दिखता है। अब देखो मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट इंटरैक्शन, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट में हो जाएगा चेंज। फिर इंटरल्यूकिन 17 TNF से ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट इन्फ्लेमेशन होगा। अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर से मैक्रोफेज बनेगा। मैक्रोफेज क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन होगा। अगर अदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा तो फिर वो TNF ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट इन्फ्लेमेशन होगा। वो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज जो है वो साइटोकाइन्स के थ्रू टी लिम्फोसाइट बनेगा। तो देखो क्या क्या करना होगा तुम, पहले टी लिम्फोसाइट लिखना, फिर लिखना एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, TH1 और TH17। उसमें डालना IL-17 और ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट इन्फ्लेमेशन। अगर अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का 2 एरो निकाल देना। फिर इसको मैक्रोफेज क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन अदर इन्फ्लेमेटरी एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट ये होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स। फंक्शन क्या होता है, बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व इन कंट्रोल एंड सम साइटोटॉक्सिक फंक्शन मेनली इम्यूनोलॉजिकल। बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट करेगा एंटीबॉडीज़ में, और टी लिम्फोसाइट जो होता है वो कंट्रोल एंड सम साइटोटॉक्सिक फंक्शन। अब देखो लिम्फोसाइट ऐसा दिखता है। प्लाज्मा सेल डिफरेंशिएटेड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट। योसिनोफिल कंटेन मेजर बेसिक प्रोटीन, एलर्जिक रिएक्शन, मेटाजोल इन्फेस्टेशन, सम ट्यूमर। फाइब्रोब्लास्ट या मायोफाइब्रोब्लास्ट रिक्रूटेड बाय मैक्रोफेजेस मेक्स कोलेजन। Mast cells are large, elliptical, mononuclear cell, bone marrow derived, that distributed in perivascular and perineural region, found in both acute and chronic inflammation, binds to IgE, releases histamine. ये 5 पॉइंट याद होना चाहिए। They are large, elliptical, mononuclear cell, bone marrow derived, distributed in perivascular and perineural region, found in both acute and chronic inflammation, binds to IgE, releases histamine. अब जो जाइंट सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स है, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेजेस। अब जो जाइंट सेल इन्फ्लेमेशन में होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लैंगरहैंस जाइंट सेल, लैंगरहैंस नहीं, ठीक है, लैंगरहैंस, और फॉरेन बॉडी जाइंट सेल। Giant cell multinucleate होते हैं cells formed by the fusion of macrophages. Giant cells in inflammation, Langerhans giant cell, they are characterized by location of the nuclei at the periphery of the cell in the form of ring or horseshoe shape or clustered at 2 poles. Example, TB. Foreign body giant cell होता है contains numerous nuclei uniform in size and shape. The nuclei are randomly distributed, often aggregating towards the center of the cell. Example, chronic infected granuloma leprosy. याद करो जाइंट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर भी आ सकता है कि मल्टी न्यूक्लियर cells formed by the fusion of macrophages. There are 2 types, Langerhans and foreign body. Langerhans में क्या होता है कि location of the nuclei at the periphery of the cell in the form of ring or horseshoe clustered at 2 poles. और जो foreign body giant cell यानी बाहर के लोग आके कैसे होंगे, randomly distributed, often aggregating towards the center of the cell. Chronic infected granuloma या leprosy ऊपर TB है. Teuton giant cell are seen in lesions with high lipid content such as xanthoma, xanthogranuloma and fat necrosis. तुम लिख देना कि ट्यूटन जो होता है हाई लिपिड कंटेंट वाले में पढ़ते हैं. They are characterized by a ring of nuclei surrounding a central eosinophilic zone and vacuolated cytoplasm. अशॉफ्स जाइंट सेल जो होता है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज में होता है. वार्डन फ्रिंटले सेल्स जो होता है वो मीजल्स में होता है. जाइंट सेल इन ट्यूमर. Anaplastic tumor giant cells are large cells having many hyperchromatic pleomorphic nuclei derived from dividing tumor cell. Reed-Sternberg cell, Hodgkin's lymphoma, osteoclastic tumor giant cell, bone tumor. ये उतना नहीं जितना वो सारे इंपॉर्टेंट नाम इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना. ऑस्टियोक्लास्टिक ट्यूमर जाइंट सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल, एनाप्लास्टिक ट्यूमर जाइंट सेल, Teuton giant cell, Aschoff giant cell, Wathin Finkley cells, Langerhans cells.
ओके, मूविंग अहेड, लैंगरहैंस टाइप्स ऑफ जाइंट सेल, देखो ये कैसा है, यू शेप्ड है, horseshoe arrangement of nuclei, nuclei are arranged at periphery, foreign type of giant cell, देखो randomly arrange है, ये सारा छोटे छोटे जो हैं inflammatory giant cell, foreign body, देखो ये अकॉर्डिंग टू बुक फॉरेन बॉडी वाले जैसे दिखेंगे, सेंटर में होते हैं, ये वाले जो लैंगरहैंस है वो पेरीफेरी में है, पोल्स पे हैं, ट्यूटॉन क्या है, दे आर अरेंज्ड at the center with, let me show you once more, are seen with high lipid content. They are characterized by a ring of nuclei surrounding a center eosinophilic zone and vacuolated cytoplasm. Important था, इसलिए मैं फिर से आई. चलो अब आगे बढ़ते हैं. Features of chronic inflammation. This will be covered in the next session. Features of chronic inflammation: mononuclear cell infiltration, tissue destruction, fibrosis, impaired function, atrophy, stimulation of immune response. याद रखना फातिमा, फाइब्रोसिस, एट्रोफी, टी से टिश्यू डिस्ट्रक्शन, आई से इम्पेयर्ड फंक्शन, एम से मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन, एस से स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. याद रखने का तरीका है फातिमा, fibrosis, atrophy, tissue destruction, impaired function, mononuclear cell infiltration, stimulation of immune response. Systemic effects: fever, anemia, leukocytosis, ESR, amyloidosis. Fever, anemia, leukocytosis, ESR and amyloidosis. Types of chronic inflammation: chronic non-specific inflammation, chronic granulomatous inflammation. जो non-specific inflammation होगा, inflammation उसमें होगा chronic कोलेसिस्टिस, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, और जो ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगा वो ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी और सिफाइलिस में होगा. तो ये याद रखना, तुलसी, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, सिफाइलिस, तो ये होगा क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन. और क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन में होगा क्रॉनिक कोलेसिस्टिस, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, PNCC, कोलेसिस्टिस और पाइलोनेफ्राइटिस. आगे chronic granulomatous inflammation caused by granuloma formation. Tuberculosis is the prototype of the granulomatous disease caused by infection and should always be excluded as a cause when granulomas are identified. Tuberculosis is the prototype. What do you understand by prototype? So let me tell you, prototype is the first or preliminary version of a device or vehicle, okay, or anything, a basic filter network. ठीक है, तो देखो tuberculosis is the prototype of granulomatous, first impression of the granulomatous disease caused by infection and should always be excluded as the cause when granulomas are identified. ठीक है, cellular attempt to contain an offending agent that is difficult to eliminate. What is granuloma? This is tiny circumscribed lesion 1 mm in diameter having an aggregation of modified macrophages called epithelioid cells surrounding collar of lymphocytes, plasma cell and giant cells in the periphery or in center with or without necrosis. So what is granuloma? Is a tiny circumscribed lesion 1 mm in diameter having an aggregation of modified macrophages, ठीक है, called epithelioid cells surrounding collar of lymphocytes, plasma cell and giant cells in periphery or in center with or without necrosis. ठीक है, cellular attempt to contain an offending agent that is difficult to eliminate. Structure of granuloma: tiny lesion 1 mm in diameter composed mainly of aggregation of macrophages that may have transformed into epithelioid cells. They have elongated slipper-shaped nucleus and abundant cytoplasm with hazy outline. Surrounding collar of lymphocytes showing CMI. Plasma cell, accelerated humoral immune response. Now, moving ahead. Large multinucleated giant cell having nuclei that is greater than 20 nuclei. Necrosis, cessation
Cassation nucleosis, that is cheesy appearance. Fibrosis, showing healing due to fibroblastic proliferation at the periphery. What is fibrosis? Showing healing due to fibroblastic proliferation at the periphery. Now, old granuloma. Rim of fibroblasts and connective tissue enclose the granuloma. Rim of fibroblasts and connective tissue enclose the granuloma. Now, the basis of formation of granuloma is the inability of macrophages to kill an invading foreign particle. Instead, this invader survives the inflammation. Other macrophages are attracted due to cytokines and form the granuloma. The basis of formation of granuloma is the inability of the macrophages to kill an invading foreign particle. Instead, this invader survives the inflammation. Other macrophages are attracted due to cytokine and form the granuloma. A small granuloma. Pathogenesis of granuloma. Formation of granuloma is type 1 V hypersensitivity reaction, example M. tuberculosis. Engulfment by macrophages. Macrophages and monocytes are unable to digest and degrade the antigen. They undergo changes to form epithelioid cell. CD4 plus T cell. Macrophages present this antigen to CD4 plus T lymphocytes. Lymphocytes get activated and secrete lymphokines. Okay, cytokines IL-1 and IL-2. Proliferation of T cells. Interferon gamma activates macrophages. TNF-A, PDGF and TGF-B fibroblast proliferation. Evolution of tubercle या granuloma. PMN यानी macrophages poorly degrade bacilli CD4 plus T cell to epithelioid cell, hard tubercle and then soft tubercle. Granuloma, there are two types, hard and soft. The soft one is central caseous necrosis. In hard, no necrosis. So soft one is soft consistency, hard is hard consistency. Soft, it is tuberculosis granuloma, and in hard, it is sarcoidosis. Sarcoidosis. आगे बढ़ते हैं गमा. गमा इज सेंट्रल गमेटस नेक्रोसिस, रबरी कंसिस्टेंसी एंड सिफाइलिस. तो बीमारी याद होनी चाहिए. फर्स्ट का ट्यूबरक्लोसिस ग्रैनुलोमा, सेकंड का सार्कोइडोसिस एंड थर्ड इज सिफाइलिस. ओके. etiological types of granulomas on the basis of causative element. Infective granuloma caused by living agent, example tuberculosis, brucellosis. Most important viral granuloma is lymphogranuloma venereum. Infective granuloma caused by living agent, tuberculosis, brucellosis. Most important viral granuloma is lymphogranuloma venereum. Foreign body granuloma cause is some material which is foreign to the body. It may be dusting, powder, stirring material and insect venom. Immune granuloma due to T cell mediated immunity to a foreign body with production of gamma interferon, example rheumatoid arthritis, giant cell arthritis. Granuloma of unknown etiology, granuloma of regional isletitis, sarcoidosis and histiocytosis. Now granulomatous disease, ये याद होना चाहिए. हमने sarcoidosis भी किए, syphilis हो गया, tuberculosis, leprosy, granuloma inguinale, brucellosis, tularemia, actinomyces, cat's disease. Fungal disease होगा blastomycosis. This will come in MCQ type only. Okay. Histoplasmosis, coccidioidomycosis. All the causes and mosses are related to fungal disease. Then parasitic is myiasis, schistosomiasis. Okay. Moving ahead. Miscellaneous sarcoidosis, Crohn's disease, silicosis, berylliosis, foreign body granuloma. Now, sites of granulomatous disease can affect any organ of the body, for example, lung, GIT, female reproductive system. Gross appearance. Now, microscopic feature. Epithelioid cells in granuloma having pink granular cytoplasm with indistinct cell boundaries. Aggregation of epithelioid macrophages are surrounded by collar of lymphocytes secreting the cytokines responsible for continuing macrophage activation. Multinucleate giant cell consists of large amounts of cytoplasm and many nuclei. Now, in infectious granulomas such as tubercle bacillus, a combination of hypoxia and free radical injury leads to central zone of necrosis. अभी तक क्या क्या पढ़े? Let me conclude. Epithelioid cells in granuloma have pink granular cytoplasm with indistinct cell boundaries.
जो तुम्हारे ग्रैनुलोमा का एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं वो पिंक ग्रैनुलर होते हैं, उनके पास साइटोप्लाज्म पर लेकिन बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं रहती है। एग्रीगेशन ऑफ एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस आर सराउंडेड। अब देखो जो एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस है उनको सराउंड कौन करता है? कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट। जो तुम्हारा कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट है वो साइटोकाइंस को करेगा रिलीज, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे मैक्रोफेज एक्टिवेशन के लिए। जो मल्टी न्यूक्लियड जाइंट सेल होंगे कंसिस्ट लार्ज मास ऑफ साइटोप्लाज्म एंड मेनी न्यूक्लियाई। आगे बढ़ते हैं। इन इन्फेक्शियस ग्रैनुलोमा सच एज ट्यूबरकल बैसिलस अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपॉक्सिया एंड फ्री रेडिकल इंजरी, इससे क्या होगा? सेंट्रल जोन ऑफ नेक्रोसिस। Grossly, this has a cheesy granular appearance and is therefore known as caseous necrosis. Necrotic material microscopically appears as amorphous structureless granular debris with complete loss of cellular details. Healing of granuloma is accompanied by fibrosis that may be quite extensive. ठीक है, आप देखो डिफरेंस पूछा जाता है, 5 मार्कर हो सकता है एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। जो अक्यूट होता है वो शॉर्ट होता है, क्रॉनिक लॉन्ग होता है। अक्यूट होता है, क्रॉनिक इंसीडियस होता है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इसमें प्लाज्मा सेल, माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट। वैस्कुलर चेंजेस होता है, एक्टिव वैसोडाइलेशन, इंक्रीज परमिएबिलिटी, इसमें न्यू वेसल फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लूइड एक्सुडेशन एंड इडीमा पॉजिटिव, ठीक है। कार्डियल साइंस पॉजिटिव। फाइब्रोसिस एब्सेंट रहता है, उसमें प्रेजेंट रहता है। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन क्या है कि फीवर हो जाएगा हमेशा ज़्यादा, यहाँ पे लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, एनीमिया, चेंजेस इन पेरिफेरल ब्लड, न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस, इसमें लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, ख़त्म।